चैप्टर 74 आरती जी के आंसू ईशानी की खूबसूरती। सबको पछतावा हो रहा था। चारों भाई चाहते थे कि ईशानी उन्हें माफ़ कर दे और पहले जैसी हो जाए, पर ईशानी की बिहेवियर से लग ही नहीं रहा था कि वे कभी उन सबको माफ़ भी करेगी। वहीं सुकेत जी और आरती जी के रूम में हम सब ने प्रिया को ईशानी के हिस्से के शेयर्स देने की डिसाइड कर के कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है ना। जिन आँखों में सालों पहले मासूमियत थी, आज वे आँखें बिल्कुल खाली हैं। जो गलत हम सब ने पहले भी की थी, जिस गलती की वजह से ईशानी हम सब से आज इतनी दूर हो गई है, आज प्रिया को ईशानी के हिस्से शेयर देकर हम सब ने एक और गलती कर दी, उसे अपने आप से और भी ज़्यादा दूर कर दिया है। हम सब ने सुकेत जी, आरती जी ने सुकेत जी को देखकर मासूमियत से बोले। आरती जी की बात सुनकर सुकेत जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, आपको क्या लगता है आरती, ईशानी के पास पैसों की कमी है? बिल्कुल नहीं। आज वे जिस पोजीशन पर है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो वे प्रिया के शर्ट्स मिलता देख गुस्सा करेगी, पर बात यह है कि हम उनके माँ बाप होकर भी हमें उनकी जन्मदिन के बारे में याद तक नहीं है, जबकि हम प्रिया के जन्मदिन अच्छे से याद हैं और हम उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखकर ईशानी को बुला रहे थे, जबकि उसी दिन ईशानी की भी जन्मदिन है। हम एक अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। प्रिया को प्यार देते देते हम अपनी खुद की बेटी को भूल गए, जो हमारी खुद की बेटी होते हुए भी, इस खानदान की असली प्रिंसेस होते हुए भी बचपन से अनाथ आश्रम में रही। हम सबके प्यार के बिना बड़ी हुई। न जाने इतने साल उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा, पर जब वे इस घर में लौट आई तो हम सब उसे प्यार देने की जगह, प्रोटेक्ट करने की जगह अपनाने से ही मना कर दिया। उसे अकेला छोड़ दिया। किसी और के कहने पर उस पर इल्ज़ाम भी लगाया। उसे यहाँ रहकर भी कभी खुशी नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। हम सब ने उसे हमेशा दर्द दिया, पराया समझा। तो आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे हम सबको अपना मानेगी, जबकि हम सब ने सिवाय दुख और दर्द के उन्हें कुछ नहीं दिया? यह कहते वक्त उनकी आंखों में नमी और होठों पर एक दर्द भरी स्माइल थी, जैसे वे खुद का ही मजाक उड़ा रहे हों। उनकी बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वे रोते हुए बोली, हमें पता है हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। हमें अपनी खुद की बच्ची को वे प्यार और अपनापन नहीं दे पाए। माँ होकर भी हम उनके दर्द को नहीं समझ पाए। जानते हैं इतनी बड़ी गलती को माफ़ करना इतना आसान नहीं है, पर हम फिर भी चाहते हैं कि ईशानी हमें माफ़ कर दे। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। सुकेत जी, हम उनके मुंह से अपने लिए फिर से माँ सुनना चाहते हैं, फिर से उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहते हैं। क्या ऐसा कभी नहीं होगा? सुकेत जी, इतना कहकर आरती जी ने रोते हुए अपना सिर सुकेत जी के कंधे पर रख दिया। सुकेत जी आरती जी को चुप कराना चाहते थे, पर वे आरती जी को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे। सुकेत जी आरती जी के सिर पर थपथपाते हुए बोले, आरती, हम कोशिश करेंगे कि ईशानी हमें माफ़ कर दे, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब उसे परिवार की ज़रूरत थी तब हम सब उसके साथ नहीं थे, पर जो ईशानी के साथ थे, ईशानी उन्हें अपना परिवार मानती है और उनके साथ खुश भी है। हम सबको तो देखना भी नहीं चाहती। यह कहते वक्त उनका गला भर आया था। सुबह का वक्त, मेरा मेंशन। सब हॉल में बैठे हुए थे। वहीं प्रिया कल की बेइज्जती को पूरी तरह से भूल चुकी थी और अपनी नई महंगी ब्रांडेड ड्रेस और ज्वेलरी की शो ऑफ सबके सामने कर रही थी, जो उसने जिद करके अपने भाई और डैड से अपने बर्थडे के लिए मंगवाई थी। आखिरकार उसका बर्थडे था। वे किसी भी तरह से ईशानी से कम नहीं लगना चाहती थी। उसने तो ये तक डिसाइड कर लिया था कि वे भी अपने घर वालों के साथ ईशानी की पूजा में जाएगी, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन कौन आ रहा है। और उसका एक मकसद और भी था, जो कि अमीर फैमिली के लड़कों से मिलना। ऊपर से ईशानी के दोस्तों की फैमिली भी इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली है और
उसने उनके बेटों के बारे में भी सुना था। वे बस वहां जाकर उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती थी। तभी हॉल में ईशानी और नंदिनी आए। उन्हें देखकर प्रिया का मूड खराब हो गया, पर वे इस वक्त ईशानी से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसके भाई गिर गलती से भी उसे डांट ना दें। तभी कुछ सोचकर उसने मन ही मन डबल स्माइल किया और सुकेत जी और समीर के तरफ देखकर बोले, थैंक यू डैड, थैंक यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। आपने मेरे लिए अलाय ब्रांड की ड्रेस और ज्वेलरी मंगवा दिया मेरे बर्थडे के लिए। आपको पता है मुझे ये लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस बहुत पसंद थी, पर आप ये मेरे लिए ले आए। ये सब कहते हुए वे अपनी तिरछी नज़रों से ईशानी की तरफ देख रही थी। प्रिया ने ये सब ऐसे बोला था जैसे वे खुशी से ये सब बोल रही हो, पर असल में तो प्रिया ने ईशानी को सुनाने के लिए ये सब तेज़ आवाज़ में बोला था। पर जब उसने ईशानी को देखा कि कैसे ईशानी के फेस पर अभी कोई इमोशन नहीं है, ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, पर वे करती भी क्या। इस वक्त वो पूरी तरह से डिसएडवांटेज में थी, इसीलिए वो चुप रही। उसने अब तक बस ईशानी के चेहरे को देखा था, पर उसने जब पूरी तरह से ईशानी को देखा तो एक पल के लिए हैरान हो गई। पर अगले ही पल उसकी आंखों में ईशानी के लिए जलन और नफरत उभर आई। ईशानी की खूबसूरती हमेशा उसकी आंखों में खटकती थी। ईशानी की इतनी ज़्यादा खूबसूरत उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वहीं जब बाकी सब ने ईशानी को देखा तो बस देखते रह गए, क्योंकि ईशानी ने आज एक मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। उन्हें आज से पहले उसे कभी साड़ी में नहीं देखा था। ऊपर से उसके कमर तक आते खुले बाल, उसके काजल से सनी ग्रे आंखें जो आज पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके दूध सा गोरा बेदाग चेहरा, घनी पलके, पिंक होंठ, कानों में छोटे छोटे झुमके और उसकी खूबसूरती को दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए जैसे भगवान ने उसके होंठों के नीचे तिल के रूप में एक काला टीका लगा दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी सच में स्वर्ग से आई कोई परी हो। ईशानी सबकी नज़रें को इग्नोर करके अपने दादाजी और दादी माँ के पास गई और बोली, दादाजी मुझे थोड़ा काम है, मुझे आज आने में लेट हो जाएगा। दादाजी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी दादी माँ उसकी बलाए लेते हुए बोली, आज मेरी पोती बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। उनकी बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक स्माइल आ गई और वे उनके पास जाकर बोले, आप हैं ना मेरी नज़र उतारने के लिए, तो कैसे मुझे किसी की नज़र लग सकती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। तभी नंदिनी बोली, दादी माँ आप मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, आफ्टर ऑल मैंने ही उसे तैयार होने के लिए बोला था, वरना वो तो हमेशा की तरह सिंपल हो जाती है। ऐसे भी मेरी इशू चाहे तैयार हो या ना हो हमेशा खूबसूरत हो लगती है। उसकी बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए बोली, एक तो फिर तो अपने इन्हीं तैयार होने को बोलकर बहुत अच्छा किया, वरना हमें कैसे पता चलता कि हमारी बच्ची साड़ी में भी इतनी खूबसूरत लगती है। फिर नंदिनी को देख उसकी आंखों में काजल लेकर कान के पीछे लगाकर बोली, ऐसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में, कहीं आपको भी किसी की नज़र ना लग जाए। उनकी बात सुनकर नंदिनी ने हंसते हुए कहा, मुझे कभी किसी की नज़र नहीं लग सकती दादी माँ। नंदिनी ने भी आज एक ग्रीन कलर की अनारकली पहना हुआ था जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरती जी भी ईशानी को कुछ बोलना चाहती थी, वे भी ईशानी की नज़र उतारना चाहती थी। आज सच में उनकी बेटी परी से भी सुंदर लग रही थी, पर आरती जी को ईशानी के पास जाने से भी डर भी लग रहा था कि कहीं वे गुस्सा ना हो जाए। ईशानी बिना किसी को देखे नंदिनी के साथ बाहर चली गई। आरती जी ने नम आंखों से सुकेत जी की तरफ देखा। जी ने उन्हें शांत रहने को इशारा किया। वहीं आधे घंटे बाद ईशानी राजवंश कॉरपोरेशन में पहुंच गई थी। नीचे नमन उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र कार से उतर रही ईशानी पर पड़ी तो कुछ पल के लिए तो वो ईशानी की खूबसूरती में जैसे खो सा गया था, पर खुद पर काबू कर और खुद को संभालते हुए ईशानी को ग्रीट किया। अगर ईशानी को नमन
को ऐसे देखते हुए मोक्ष देख लेता तो अब तक तो नमन की कब्र यहीं खुद गई होती, और ये बात नमन अच्छे से जानता था। नमन ईशानी को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले गया। नंदिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में तीनों मोक्ष के फ्लोर पर पहुंच गए। आज सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में जितने भी लोग ने ईशानी को देखा था, सब उसकी खूबसूरती में पागल हो रहे थे, पर वे चाहे कर भी ईशानी से बात नहीं कर सकते थे, वरना उनकी मौत तय है। वहीं कुछ लड़कियां ईशानी की खूबसूरती को एडमायर कर रही थी, तो किसी को जलन हो रही थी। तभी नंदिनी ईशानी के पास आकर बोली, विशु, मैंने बोला था ना, आज तू कयामत लग रही है। देख सब कैसे तुझे घूर रहे हैं। आज तो सब तेरे और भी ज़्यादा दीवाने हो गए हैं लगता है। इसकी बात सुनकर ईशानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप बस मोक्ष की कैबिन की तरफ चलने लगी। वहीं मोक्ष तो अपने कैबिन में बेसब्री से अपनी बेबी डॉल की आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा था। वहीं पास बैठे वरुण और तेजस मोक्ष को चिढ़ाने वाली नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि मोक्ष बार बार टाइम देख रहा था, फिर कैबिन की डोर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वे कितनी डिस्परेटली ईशानी के आने का इंतज़ार कर रहा है। वहीं उनके पास बैठा लड़का, जो दिखने में सिर्फ 26 से 27 साल का लग रहा था, वे तो हैरानी से मोक्ष को देख रहा था। यह लड़का तुषार बजाज था, जो राजवंश कॉरपोरेशन की सारी लीगल कामों को हैंडल करता था। तुषार बजाज कम उम्र में ही उसने बहुत नाम कमा लिया था। ऐसे कहा जाता है कि वे इस वक्त कंट्री का सबसे बेस्ट लॉयर था। वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, और उसकी फैमिली और राजवंश फैमिली बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बजाज फैमिली की बिजनेस में पकड़ भी बहुत मजबूत थी, पर तुषार को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से कम उम्र में उसने अपना लॉ फर्म खोल दिया। पर मोक्ष उसका आइडल था, जिस वजह से उसने राजवंश कॉरपोरेशन के लीगल टीम का हेड बन गया था। पर आज तक उसने कभी भी मोक्ष को ऐसे बेसब्र होते हुए नहीं देखा था। उसने तो खतरनाक सिचुएशन में भी मोक्ष को शांत रहते हुए देखा था। ऊपर से मोक्ष ने अपने मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को कहा था, जिसे सुनकर वे पहले से ही शॉक में था। अब तो वे भी जल्द से जल्द उस लड़की से मिलना चाहता था जिसने उसके क्रूअल बॉस के दिल को चुरा लिया था। तभी केविन का डोर खुला और पहले नमन अंदर आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सबकी नज़र गेट की तरफ गई। तभी पीछे से ईशानी अंदर आई। ईशानी के अंदर आते ही सब उसे एकटक देखने लगे। वहीं मोक्ष का तो मानो हाल ही बेहाल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल उसके सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। वहीं तेजस, जो ईशानी को देख रहा था, जब उसकी नज़र ईशानी के पीछे खड़ी नंदिनी पर गई तो नंदिनी को बस देखता रह गया। नंदिनी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तेजस का मन कर रहा था मोक्ष के साथ साथ वो भी आज ही अपनी नंदिनी से शादी कर ले। वहीं तुषार भी ईशानी की खूबसूरती में खो गया था। उसे तो आसपास की आवाज़ें तक महसूस नहीं हो रही थी और ना ही उसे कोई दूसरा दिखाई दे रहा था। उसे तो बस इस वक्त अपने चारों ओर ईशानी ही दिखाई दे रही थी। वे ईशानी को देखते हुए बोला, हाय, ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या ये कोई अप्सरा है जो सीधा स्वर्ग से धरती पर आ गई है? यह सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसकी बात सुनकर वरुण ने अपना सिर ही पीट लिया। ये तो तेजस से भी आगे निकला फ्लर्टिंग में। अब पता नहीं मोक्ष इसके साथ क्या करेगा। वरुण ने तुषार के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, उन्हें घूरना बंद कर, वरना मोक्ष तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वरुण की इस बात से तुषार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो ईशानी की खूबसूरती में खो गया था। तुषार ने वरुण के हाथ को झटक कर बोला, तुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत खूबसूरत परी को देख रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वहीं मोक्ष, जो अपने बेबी डॉल को देखने में खो गया था, पर जब उसके कानों में तुषार की आवाज़ पड़ी तो उसकी आंखें खतरनाक हो गई। इसकी बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।